हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अभी तरंग प्रकाशिकी। इसमें आगे पढ़ने वाले हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विवर्तन। पहले हमने व्यतिकरण की घटना की थी। व्यतिकरण की घटना 1801 में यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था हमें। उसके अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, ये थोड़ा सिद्ध हुआ था। लेकिन ये विवर्तन भी हमारे पास इसी प्रकार की एक चीज़ है, ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। तो किस तरह से होता है ये अभी देखेंगे। आसान चीज़ें हैं, हमें बड़े ध्यान से समझना है और समझने का प्रयास करना है। तो पहली बात लेते हैं हम प्रकाश के विवर्तन में। भाई विवर्तन होता क्या चीज़ है। प्रकाश जो होता है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। और प्रकाश जब तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है तो ये तरंगाग्र किसी रेखा छिद्र, द्वारक कह सकते हैं हम उसे, या किसी अवरोध से टकराने के बाद वस्तु की ज्यामितीय छाया की ओर प्रकाश किरणें मुड़ जाती है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे समतल तरंगाग्र आ रहे हैं और ये एक द्वारक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग, मतलब छोटा सा छिद्र जिसका तरंगदैर्ध्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए। ग्रिमाल्डी ने बताया था ये। और ये जब ऐसा हो जाता है, विवर्तन की शर्तें पूरी हो जाती है, तो ये प्रकाश किरणें या ये तरंगाग्र थोड़े से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और ये तरंगाग्र जब आगे बढ़ता है तो ये विवर्तित तरंगाग्र होता है। इधर समांतर तरंगाग्र है, रेखा छिद्र से पार होने पर ये विवर्तित तरंगाग्र है जो थोड़ा बेंड हो चुका है, ये सीधा आगे बढ़ रहा है। अगर ये कण प्रकृति का होता तो ये इस भाग में नहीं जा पाता। देखते हैं हम इसको कैसे, कि हमारे पास एक रेखा छिद्र है, ये हमारे पास पर्दा है, स्क्रीन। इस पर्दे पर प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हम समतल तरंगाग्र लेते हैं, ये सारे समतल तरंगाग्र है। ये समतल तरंगाग्र है और यहाँ से प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है। ये वाला, यहाँ से प्रकाश, ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरणें जो आगे बढ़ेगी वो सीधी जाएगी, इधर मुड़ेगी और इधर मुड़ेगी। अगर प्रकाश किरणें सीधी जा सकती है तो इधर ही मुड़ेगी, लेकिन ये प्रकाश किरणें दूर तक हमें दिखाई देती है। जहाँ पर इसका प्रभाव नहीं होता वहाँ पर भी ये प्रकाश किरणें दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका प्रकाश किरणों का सीधा आगे जाना ये तो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और प्रकाश किरणें ऐसे मुड़ जाती है। इस चीज़ को हम तरंग प्रकृति के अनुसार समझते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें जब मुड़ती है तो वस्तु की जिधर ज्यामितीय छाया होती है उधर की ओर मुड़ती है। कंसेप्ट ये है हमारे पास कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक प्रकाश स्रोत उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी वेवलेट उत्पन्न कर रहा है, ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत है और द्वितीयक तरंगिकाएँ उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से ये तरंगिकाएँ इधर माध्यम में आगे बढ़ेगी और प्रकाश तरंगों को यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था, इधर भी ये प्रकाश तरंगें आगे बढ़ जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ से ये प्रकाश इस भाग में आगे बढ़ रहा है, तो ये जो प्रकाश किरणें इधर और इधर पहुँच रही है पर्दे के ऊपर, तो ये विवर्तन के कारण ही संभव हो रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रकाश किरणें अगर नहीं पहुँच रही है तो इसके भाग, आगे के भाग में छाया है और इसके आगे के भाग में
छाया है। अब उस छाया के अंदर ये मुड़ा हुआ प्रकाश, उस छाया के अंदर ये मुड़ा हुआ प्रकाश इधर पहुंच रहा है, तो ये विवर्तन के कारण होता है। सेम बात इसी तरह की अगर हम देखें तो ये चीज़ हम एक छोटे से अवरोध के कारण भी देख सकते हैं कि एक छोटा सा हमारे पास अवरोध है, ये प्रकाश स्रोत है S, यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलती है वो इधर से टकरा के रुक जाएगी, इधर से टकरा के रुक जाएगी, इधर चली जाएगी या रुक जाएगी। यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएगी वो सीधी आगे बढ़ जाएगी, यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएगी वो सीधी आगे बढ़ जाएगी। तो ये भाग जो है वो छाया का है, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब छाया है, यहाँ पे रोशनी नहीं है। दूसरी बात, ये प्रकाश किरणें इधर आगे आराम से बढ़ जाएगी, तो ये सारा क्षेत्र प्रकाश वाला होगा। यहाँ पे प्रकाश होगा, यहाँ पे प्रकाश होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसके भाग में ये जो हमने बीच में अवरोधक लगाया, इसका कलर चेंज कर देते हैं अवरोधक का, पता चले। ये जो अवरोधक हमने लगाया है, इस अवरोधक के कारण यहाँ A से B तक रोशनी नहीं होगी, छाया होगी। अब तरीका वही कि यहाँ पर ये जो तरंगिका है, यहाँ से द्वितीयक तरंगाग्र निकलेंगे और इधर से भी द्वितीयक तरंगाग्र निकलेगा। तो ये जो भाग जहाँ पे छाया होनी चाहिए, प्रकाश नहीं होना चाहिए, तो उस भाग के अंदर भी प्रकाश किरणें उपस्थित रहेगी। ये प्रकाश किरणें ऐसे भाग की ओर भी चली जाती है जिधर छाया होती है। तो ये जो ब्लू कलर के तरंगाग्र है, जहाँ पे छाया वाले स्थान के अंदर मिल रहे हैं हमें, इसका मतलब इस भाग में प्रकाश तरंगें पहुँच रही है। ये प्रकाश तरंगों का इस जगह पहुँचना हमें प्रदर्शित करता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का नहीं होता। अगर कण प्रकृति का होता प्रकाश तो ये तरंगें बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहुँचती। ये बीच वाला भाग जो है वो छाया रहती उस जगह पे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि प्रकाश यहाँ और यहाँ तक आता है तब तक ठीक है। यहाँ ये प्रकाश वाला भाग है, प्रकाश किरणें इधर जा रही है तरंगाग्र के कारण। अगर ये कण प्रकृति का प्रकाश होता तो प्रकाश सीधा यहाँ कुछ भाग में ही अपने को छोटे, जितना बड़ा ये छेद है, द्वारक है, उसके हिसाब से ही रोशनी हमें आगे दिखाई देती है, जहाँ छाया वाले भाग की और रोशनी नहीं होती। अगर इस चित्र के अनुसार देखें तो हमें केवल इस भाग के अंदर, सीधे सीधे इस भाग के अंदर ही हमें रोशनी दिखाई देनी चाहिए थी, और ये रोशनी यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। ये गुण बता रहा है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। तो विवर्तन जो घटना है वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने बताया था विवर्तन के बारे में, और उन्होंने एक परिभाषा दी थी। परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश किरणें नुकीले सिरे से टकराती है तो इस नुकीले सिरे के अंदर हमें द्वारक हो सकता है, और द्वारक के साथ साथ, कॉमा लगा देते हैं यहाँ, द्वारक के साथ साथ अवरोधक।
द्वारक वो होता है जहाँ से प्रकाश किरणें आर पार जा सकती है, जैसे खिड़की है, दरवाज़ा है, ये जगह ऐसी है कि प्रकाश किरणें आर पार जा सकती है। दीवार में कोई छेद हो तो प्रकाश किरणें आर पार आ सकती है, तो इसे द्वारक कहते हैं। और अवरोधक वो होता है जहाँ से प्रकाश किरणें रुकती है और उसकी छाया पीछे बनती है। जैसे यहाँ पे ये छेद है तो ये द्वारक का काम करेगा, और इसके आगे की ओर ये यहाँ से प्रकाश किरणें रुक रही है तो ये एक अवरोधक की तरह कार्य करेगा। तो नुकीले सिरे से टकराती है तो वस्तु की ज्यामिति छाया की ओर मुड़ जाती है, ये इसकी परिभाषा हो गई, विवर्तन की परिभाषा है। विवर्तन की एक शर्त है, साधारण लाइफ में हमें विवर्तन की घटना प्रकाश में दिखाई नहीं देती। उसका एक सीधा सा कारण है कि इसकी एक शर्त भी है कि प्रकाश किरणें जो होती है उसका तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है। दिखाई देने वाले प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू दृश्य प्रकाश के लिए बात कर रहे हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो इतना प्रकाश हमें आंखों से दिखाई देता है। इसी में ये सारे कलर अपने पास बैंगनी, नीले, आसमानी, हरे सारे कलर हैं। तो ये कलर हमें इसी भाग के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश हो गया। अब हम विवर्तन के बारे में देखना चाहते हैं। तो विवर्तन वास्तव में होता है प्रकाश किरणें मुड़ती है, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और शर्त यह है कि प्रकाश किरणें नुकीले सिरे से टकरा के मुड़ेगी। शर्त यह है कि तरंगों का तरंगदैर्ध्य और वस्तु का आकार का मतलब ये हुआ कि ये रेखा छिद्र है तो इसकी मोटाई कितनी हो, वो होना चाहिए तरंगदैर्ध्य लगभग इक्वल होना चाहिए वस्तु के आकार के। अगर अवरोधक है तो उसका आकार भी उतना ही होना चाहिए जितना तरंगों का तरंगदैर्ध्य है। पड़ोस के कमरे में अगर टीवी चल रही है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन दृश्य उसके दिखाई नहीं देते। ध्वनि तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लगभग मीटर की कोटि का होता है। लगभग 1 मीटर मान लो कि तरंगदैर्ध्य जो होता है वो मीटर की कोटि का होता है। कोटि का मतलब हुआ कि उसका लगभग, और वस्तु का आकार भी इतना ही होना चाहिए। इतने आकार के हमारे पास खिड़की है, दरवाजे हैं, कॉर्नर काफ़ी सारे लगभग 1.5 मीटर के आसपास मिल जाते हैं हमें। तो ध्वनि तरंगों में विवर्तन आसानी से हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ध्वनि तरंगों का आकार जो होता है, ये तरंगदैर्ध्य जो होता है वो मीटर में होता है, और हमारे आसपास जो उपस्थित नुकीले किनारे हैं वो मीटर के अंदर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना नहीं हो पाती है। प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना साधारण रूप से हमें दिखाई नहीं देती। उसका सीधा सा कारण हमारे पास ये है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं उनका तरंगदैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम है वो एक लंबाई को मापने के लिए है, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। -10 मीटर होता है घात में। इसका सीधा सा मतलब कि प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है। इतने कम तरंगदैर्ध्य के विवर्तन के लिए हमें बहुत छोटी वस्तुएं चाहिए, और इतनी छोटी मात्रा में वस्तुएं, इतने छोटे आकार की वस्तुएं जो होती है वो हमारे पास लगभग नगण्य मात्रा में उपस्थित होती, इसलिए विवर्तन की घटना आसानी से हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ एक छोटा सवाल भी क्लियर हो गया कि पड़ोस के कमरे से ध्वनि तरंगे हमारे पास पहुँच जाती है, लेकिन दृश्य हमारे पास नहीं पहुँच पाते। तो ये हुआ। तो शर्त भी लिख देते हैं यहाँ पे।
विवर्तन की शर्त है हमारे पास कि तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगों का तरंगदैर्ध्य और द्वारक अथवा अवरोधक इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं वस्तु का आकार लगभग समान होने चाहिए, यानी कि d का वैल्यू जो है वो लगभग लैम्ब्डा के इक्वल होनी चाहिए। और लैम्ब्डा ध्वनि तरंगों में मीटर में लिया जाता है और प्रकाश तरंगों में 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास विवर्तन के दो भाग हैं, देखते हैं। हमारे पास विवर्तन होता है फ्रेनेल विवर्तन। विवर्तन दो प्रकार का है। एक है हमारे पास फ्रेनेल विवर्तन, तो फ्रेनेल विवर्तन है, और दूसरा हमारे पास है फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये क्या होते हैं थोड़ा सा देखते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन, हमारे पास विवर्तन के लिए तीन चीजें हैं। एक हमारे पास प्रकाश स्रोत है S, दूसरा हमारे पास ये विवर्तक है जिसकी कारण विवर्तन की घटना होती है, और तीसरा हमारे पास पर्दा है जिसके ऊपर विवर्तन हमें प्रतिरूप दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है, यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, इस टाइप की घटना हमें दिखाई देती है। तो हमारे पास टोटल तीन चीज़ें होगी। पहली प्रकाश स्रोत, दूसरी ऐसी वस्तु यानी कि अवरोधक या द्वारक जिसके कारण प्रकाश विवर्तन की घटना होती है, और तीसरा हमारे पास पर्दा है। तो ये तीनों चीज़ें अगर डिस्टेंस लिमिटेड हो यानी कि सीमित हो, सीमित दूरी पर रखी हुई ये चीज़ें हैं, तो प्रकाश का विवर्तन जो होगा वो फ्रेनेल विवर्तन होगा। यानी कि इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं, दूरियां सीमित होनी चाहिए, दूरियां सीमित होनी चाहिए और दूरियां असीमित होनी चाहिए। अब असीमित कैसे और सीमित कैसे? सीमित का मतलब हुआ कि हम एक कमरे में प्रयोग कर रहे हैं, हमने एक मोमबत्ती जलाई, उसके सामने ये प्रकाश स्रोत हो गया मोमबत्ती, उसके सामने हमने एक छोटा सा अवरोधक रख दिया और पीछे हम पर्दा लगाकर उसका प्रतिरूप देख रहे हैं पर्दे के ऊपर। पर्दे का मतलब पीछे गत्ता लगा दिया या दीवार के ऊपर रोशनी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है हमने देख लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास फ्रेनेल विवर्तन का प्रतिरूप दिखाएगी। दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर जो प्रकाश स्रोत है वो प्रकाश स्रोत ये विवर्तक है, द्वारक लिया इस चित्र में, और पर्दा ये रहा। अगर पर्दे और द्वारक के बीच की स्थिति बहुत ज़्यादा हो तो ये विवर्तन कहलाता है हमारे पास फ्रॉनहोफर विवर्तन। इस उदाहरण में देखते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है, ये हमारे पास द्वारक है। वो पहले जो उदाहरण लिया था उसमें द्वारक था, इसमें अवरोधक है और ये पर्दा है। तो इन दोनों के अंदर जो प्रकाश स्रोत, पर्दे और अवरोधक के बीच की दूरियां हैं वो असीमित हो। उदाहरण से समझते हैं कि सूर्य प्रकाश स्रोत हुआ, पृथ्वी बीच में आ गई और उसके पीछे की ओर चंद्रमा है। तो पृथ्वी की छाया
चंद्रमा के ऊपर गिर रही है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर गिर रही है, ऐसी स्थिति बनी। ये स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण के समय, ऐसी स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण के समय। सूर्य है प्रकाश स्रोत, जिसकी छाया जिसकी रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पर, और पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, काला कलर हो जाएगा उसका। तो ऐसी स्थिति कहलाएगी चंद्र ग्रहण की, और ये विवर्तन कहलाएगा फ्रॉनहोफर। ये दूरी फिर भी कम है, इससे भी ज़्यादा दूरियां हो। कई बार ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति विशेष आ गई, अगर ये वाली नहीं होती, दूसरी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती, तो सूरज का प्रकाश तो पृथ्वी पर गिरता ही है, लेकिन उसकी छाया कहाँ बनती है पता ही नहीं। तो ये जो दूरी पृथ्वी और जो छाया बनती है, जो पर्दा है, उसके बीच की दूरी अनंत हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो विवर्तन है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि सूर्य है, सूर्य नहीं, तारे ले लेते हैं। तारे का प्रकाश पहुंच रहा है पृथ्वी पर, तो तारा पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरियां बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर लिया जाता है, और ये दूरियां प्रकाश वर्ष में आ जाती है। ये दूरियां प्रकाश वर्ष में ली जाती है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर प्रकाश किरणें कितनी दूरी तक तय करती है। 1 लाइट ईयर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी, ये एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। कितनी आती है शॉर्ट में बता देते हैं एक बार, कि 1 सेकंड में प्रकाश किरणें जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर तक चलती है। 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर। और एक साल के अंदर 365 दिन मान के चलते हैं, 365 सही 1/4 होते हैं, हम 365/4 भी मान लेते हैं, इंटू। अब इतने दिन में, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और फिर ये चला 3 × 10⁵ किलोमीटर। इतनी जो दूरी होती है, ये दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, और ये दूरी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी दूरी से तारे से प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी पर टकरा रहा है। तारा हो गया प्रकाश स्रोत, पृथ्वी हो गई द्वारक, इस तरह से, और उसकी जो छाया बन रही है उसका पता ही नहीं। तो ऐसे विवर्तन जो होते हैं वो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे विवर्तन में दूरियां असीमित होती है, और फ्रेनेल विवर्तन में दूरियां सीमित होती है। इनमें अंतर बाद में देखेंगे। तो ये एक बंद कमरे में प्रयोग किया जा सकता है, और इसके लिए पृथ्वी भी छोटी पड़ती है। सौरमंडल अपना उस टाइप की दूरियां, बहुत ज़्यादा दूरियां काम में ली जाती। हमारे कोर्स में जो है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन है। हम इसके लिए एक एकल छिद्र विवर्तन का प्रयोग है, एकल छिद्र विवर्तन का प्रयोग है, वो प्रयोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें, इस प्रयोग में जब दूरियां असीमित है, तो बहुत ज़्यादा दूरी से आने वाला जो प्रकाश होता है वो प्रकाश समतल तरंगाग्र के रूप में आता है, प्रकाश किरणों के रूप में आता है। और जब प्रकाश किरणों के रूप में ये प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो सीधी और समांतर होती है। तो कुल मिला के हमें समांतर प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी इस प्रयोग के लिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं एकल छिद्र विवर्तन। एकल छिद्र विवर्तन क्या होता है, उसके लिए हम एक प्रकाश स्रोत लेते हैं। ये हमारे पास S एक प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है।
ये प्रकाश किरणें फ्राउनहोफर विवर्तन का देखा जाए तो प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती है, इतनी ज़्यादा दूरी से आती है तो ये प्रकाश किरणें समांतर होती है। उसको समांतर करने के लिए यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस लगाया है। उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें, ये जो प्रकाश स्रोत है वो उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है और गुण ये होता है कि फोकस बिंदु से आने वाली सारी प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर समांतर हो जाती है। लेंस से अपवर्तन की घटना होती है, याद रखना है, दर्पण से परावर्तन की घटना होती है और ये प्रकाश किरणें सीधी और समांतर हो जाती है। इसके आगे एक द्वारक रखा हुआ है हमारे पास और ये जो दूरी है a है, यहाँ से यहाँ तक पूरे द्वारक की जो दूरी है वो a है। अब द्वारक से प्रकाश किरणें अगर सीधी जाती है तो ये प्रकाश किरणें इधर जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी और आगे फिर एक उत्तल लेंस लिखा हुआ है, उत्तल लेंस रखा हुआ है और इस लेंस से वापस अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें यहाँ पर इस बिंदु पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस द्वारक का आकार जो है वो विवर्तन की शर्त के अनुसार d लगभग लैम्बडा लिया हुआ है हमने, तो AB का जो आकार है वो स्मॉल a है और स्मॉल a यहाँ पे हमने d नहीं लिया, स्मॉल a लिया है, इसलिए इसको स्मॉल a कर देते हैं। ये स्मॉल a है। तो ये स्मॉल a है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल a है उसके अंदर जो प्रकाश जाएगा उसके बारे में देखते हैं कि ये जो प्रकाश जा रहा है वो इस तरह से होगा कि ये द्वारक के अंदर से प्रकाश किरणें सीधी निकल रही है, ये इस तरह से निकल रही है। तो इसका जो प्रत्येक बिंदु होगा इस भाग का, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये जो हमने बनाई वो सीधी प्रकाश किरणें है, तो आएगा तरंगाग्र इस तरह से। तो यहाँ जो तरंगाग्र होगा उसका जो प्रत्येक बिंदु होगा हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। हाइगेन ने बोला था द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कि प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है और वो भी अपनी तरफ से तरंगों का उत्सर्जन करता है। तो ये जो तरंगों का उत्सर्जन है उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। तो उसके लिए ये जो पॉइंट है यहाँ से अलग अलग तरंगिकाएं निकलेगी। तो ये इस टाइप से, हम पहले इस पॉइंट के लिए लेते हैं इस तरह से, और इसके जो संगत एक बिंदु और होगा नीचे की साइड, हर एक बिंदु ऊपर वाले जो हर एक बिंदु है उसके संगत कोई न कोई बिंदु अवश्य होगा। तो इस टाइप से ये तरंगे बाहर निकलेगी और जब ये तरंगे बाहर निकलेगी तो हर एक बिंदु यहाँ से लंबवत रेखा में खींची गई रेखाएं जो होगी वो प्रकाश किरणों की तरह होगी और यहाँ से भी इस टाइप से चित्र को ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है। हम जानते हैं भाई प्रकाश किरण कहते किसे हैं। प्रकाश किरण वो चीज़ हो गई जो तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंबवत रेखा खींची जाती है, वो प्रकाश किरण कहलाती है। हम यहाँ सोच के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रकाश स्रोत की तरह अगर कार्य कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, इसके संगत कोई न कोई बिंदु इधर भी होगा वो भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, ये सारे पॉइंट भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। लेकिन अगर प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे तो ये भी अपना तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे, उसको द्वितीयक तरंगिकाएं बोला था हमने, समझा था। तो ये तरंगाग्र उत्सर्जित किया और तरंगाग्र है तो उसके ऊपर लंबवत रेखा खींची जाए, 90 डिग्री से कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए तो ये रेखा इस तरह से आगे बढ़ेगी। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास इसके लंबवत, इसके समांतर ये लाइन है,
तो ये है एकल छिद्र विवर्तन पैटर्न। और इसके बाद इसको समझते हैं कि विवर्तन पैटर्न होता किस तरीके से है। यहाँ से अगर प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी जाती है और इस बिंदु पर मिलती है तो ये हमारे पास कलांतर शून्य वाली स्थिति है। यहाँ से जिस कलाकोण से प्रकाश तरंग यहाँ पे पहुँचेगी ए बिंदु से, उसी कलाकोण से बी बिंदु से प्रकाश किरण पहुँचेगी। इस तरह से इस प्रकाश किरण में और इस प्रकाश किरण में कलांतर शून्य होगा तो ये चमकीलापन यहाँ पे ज़्यादा होगा। दूसरा, इस जगह पर प्रकाश किरणें ए बिंदु से पहुँचेगी और बी बिंदु से पहुँचेगी। इस स्थिति में पथांतर कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ न कुछ कलांतर यहाँ पे बनेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे चमकीलापन होगा या कालापन होगा। व्यतिकरण में और इसमें थोड़ा अंतर है। व्यतिकरण में हम चमकीली और काली फ्रिंज एनर्जी बैंड के नाम से, कलर बैंड के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको रोशनी वाले क्षेत्र को उच्चिष्ट और जहाँ पे रोशनी नहीं है, अंधेरा है, वैसे क्षेत्र को, रोशनी कम वाले क्षेत्र को हम निम्निष्ठ के नाम से पुकारेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये तरंग सिद्धांत को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए हम ये ए बी स्लिट जो हमारे पास है वो वापस एक बार बनाते हैं। ये ए बी स्लिट हमने यहाँ पर बनाई। ये समांतर प्रकाश किरणें हैं, इसका मतलब समतल तरंगाग्र यहाँ पर पहुँचता है। तो ये तरंगाग्र समतल हमारे पास पहुँचा है। ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है। तो ये समतल तरंगाग्र आगे बढ़ने से प्रकाश किरणें यहाँ पर पहुँच रही है। तो इसका समतल तरंगाग्र का कोई न कोई भाग यहाँ पे भी होगा, जिसका प्रत्येक बिंदु तरंग सिद्धांत के अनुसार ये तरंगाग्र आगे पहुँचा है। और ये जो बीच में बिंदु बनाए, ये वो बिंदु है जो समतल तरंगाग्र के पृष्ठ पर उपस्थित है। और जो समतल तरंगाग्र के पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु है वो हाइगेन के तरंग सिद्धांत को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। और सेकेंडरी अगर वेवलेट बनाएंगे तो यहाँ पर तरंग सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर एक बिंदु एक नया प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा और ये अपने वेवलेट यानी कि तरंगिकाएं उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे इस टाइप से इस वाले कण की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। और इसके संगत ये बिंदु ले लेते हैं, ये ए का बिंदु है और ये बी का बिंदु है। तो ये भी अपनी तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। तो इस तरह से ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ेगी तरंगाग्र के रूप में। तो अगर प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी जाती है, तो ये स्थिति कर्ण प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अगर प्रकाश किरणें यहाँ से यहाँ ऊपर जाती है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि प्रकाश कर्ण प्रकृति का नहीं है, प्रकाश में तरंग प्रकृति है। और विवर्तन की घटना जो होती है वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली घटना है। इस जगह में प्रकाश का पहुंचना और इस जगह में प्रकाश का पहुंचना ये सिद्ध करता है कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का होता है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर प्रकाश स्रोत यानी कि अभी प्रकाश स्रोत ये बिंदु ए है और यहाँ से प्रकाश तरंगाग्र के पृष्ठ पर अगर लंबवत रेखा खींची जाए तो प्रकाश किरणों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें बनाई जाए तो इस टाइप से बनेगी सभी दिशाओं में। कलर चेंज करके बना देते हैं। यहाँ कलर चेंज होता नहीं है, एक समझाने के हिसाब से एक थोड़ा सा हम कलर चेंज कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि भाई ये प्रकाश किरणें
ए से है और ब्लू वाली प्रकाश किरणें ब्लैक से है। तो ये प्रकाश किरणें इस टाइप से आगे बढ़ेगी। तो ब्लैक वाली प्रकाश किरणें बिंदु ए स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र के कारण है और ब्लू वाली प्रकाश किरणें बी के कारण उत्पन्न है। अब यहाँ हमें एक नोट करने वाली बात है कि ये मान लो ए है, ये हमारे पास मान लिया ए है, तो इसके समांतर कोई न कोई प्रकाश किरण ऐसी होगी ए डैश। अगर ये बी है तो ये कोई न कोई प्रकाश किरण ऐसी होगी बी डैश, जो आपस में समांतर है। ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण ये वाली और ये प्रकाश किरण दोनों आपस में समांतर होगी। तो हर एक प्रकाश किरण के समांतर कोई न कोई प्रकाश किरण मिल जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही है, ये वाली, ये प्रकाश किरणें जो आगे बढ़ रही है, ये और ये बहुत सारे सेट में से, यहाँ पे समांतर प्रकाश किरणों के बहुत सारे सेट होंगे, उनमें से हमने एक सेट यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से समांतर रूप से आगे बढ़ेगी। आगे का काम ये उत्तल लेंस है जो प्रकाश किरणों को समांतर आ रही है तो किसी न किसी बिंदु पर फोकस करेगा। तो ये इन प्रकाश किरणों को इस बिंदु पर फोकस कर देता है, इस बिंदु पर फोकस कर देता है। तो फिर देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सेट बन रहे हैं उनमें से एक सेट यहाँ पर लिया हुआ है। तो क्या ये विवर्तित प्रकाश किरणें जो है वो ऊपर की साइड ही बना सकते हैं, नीचे की साइड नहीं बना सकते? तो उसके लिए देखते हैं कि नीचे की साइड भी सेम ऐसी स्थिति है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं सी बिंदु, ये सी ले लेते हैं हम, सी है तो इसके संगत भी कोई न कोई प्रकाश किरण ऐसी होगी, ये सी डैश। ये अगर लाइन डी लेते हैं तो ये लाइन हो जाएगी डी डैश, ये वाली, और ये ई लेते हैं तो इसके संगत सबसे नीचे वाली लाइन ई हो जाएगी। यानी कि प्रकाश तरंगें जो समांतर रूप से आगे बढ़ रही है वो नीचे की तरफ भी जाएगी। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश विवर्तित पुंज जो होगा ऊपर की साइड ही जाएगा, नीचे की साइड भी जाएगा, बाहर इधर की साइड भी आएगा, बोर्ड के अंदर की साइड उधर भी जाएगा, चारों तरफ एक गोले के जैसी संरचना बनेगी। तो इस तरह से ये तरंगाग्र आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कलांतर शून्य वाली स्थिति होगी और यहाँ पे कलांतर कुछ न कुछ रहेगा। उस आधार पर यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होने वाले हैं। उच्चिष्ट का मतलब जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है और निम्निष्ट की जगह जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम है। तो इनको हम जो सेंटर में है उसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहेंगे, इसको हम कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। और ये जो है अन्य इसके अलावा उसको हम उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट कहेंगे। प्रकाश की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो हम इसको उच्चिष्ट कहेंगे और प्रकाश की तीव्रता कम है तो हम इसको निम्निष्ट कहेंगे। अब ये हम समझने का प्रयास करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थितियाँ बनती कैसे हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थितियाँ बनती कैसे हैं, एक बार फिर से हम इसका चित्र बनाते हैं, रेखा छिद्र का बीच में जो भी है। तो उस भाग को अगर हम देखें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ए और बी। यहाँ पर ये सारे तरंगाग्र के बिंदु है जहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ ये वाली उत्पन्न हुई थी और विवर्तित प्रकाश पुंज किरण पुंज हमें प्राप्त हुआ था। तो ये ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पे एक सेट हम कोई ये ले लेते हैं, जैसे बी और बी डैश वाला है, बी वाला ये और बी डैश वाला ये एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तरह से एक दिशा में ये सेट आगे बढ़ रहा है।
तो आगे बढ़ रहा है, तो इनके अंदर जब ये आगे की ओर पहुंचेगा किसी बिंदु पर, तो कलांतर कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाएगा। इनका रास्ता पर्दे तक देखते हैं, ये वाली दूरी कम है और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हम यहाँ से एक लंब डालेंगे जो बिंदु M पर मिलता है, ऐसा मान लेते हैं। लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा जो AB है वो कर्ण होगी, जिसकी वैल्यू A के बराबर, जिसका मान A के बराबर है। और ये वाली जो दूरी आएगी हमारे पास B से M तक, ये होगी अपने पास पथांतर। ये पथांतर डेल्टा x ले सकते हैं हम इसको, पथांतर डेल्टा x हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर पथांतर क्या होगा, कलांतर क्या होगा, उस आधार पर हमें अगले बिंदु पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त होंगे। हम एक काम करते हैं कि इस पूरे भाग स्लिट, जो AB स्लिट है, इसके दो भाग कर लेते हैं हम। सेंटर में यहाँ पर हमने इसके दो भाग कर लिए, दो भाग कर लिए, तो यहाँ से भी एक प्रकाश किरण इधर आगे की ओर भेज देते हैं। अब ये जो बिंदु है, यहाँ से अगर लंब यहाँ डाला जाए तो ये कोण है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास स्लिट की चौड़ाई A के बराबर है, और ये जो दूरी है वो पथांतर के बराबर है। हम ऐसा मान लेते हैं भाई यहाँ पे पथांतर लैम्बडा है, पथांतर लैम्बडा है। BM लिया हमने, ये वही चित्र है जो यहाँ से A, B और M ले रहे हैं। A से लंब डाला हुआ है, उसी तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं A, B और M, सेम चित्र है। लेकिन हमने इसमें एक कंडीशन कर ली कि स्लिट को हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कलांतर बिंदु A पर 0 है। हमने ये माना कि भाई ये तरंगा कलांतर यहाँ पे लैम्बडा का है। अब लैम्बडा का क्या मतलब कि सुरंग और गर्त के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, उसे हम लैम्बडा कहते हैं। ये दूरी P से लेके Q तक की, ये जो दूरी होती है, जो में एक सुरंग और एक गर्त कवर होता है, उस दूरी को हम लैम्बडा कहते हैं। तो यहाँ पर वही स्थिति देखने के लिए, अगर दूरी ये लैम्बडा है, B से M तक की दूरी लैम्बडा है, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्बडा है, तो हमारे पास ये लैम्बडा बनेगा, पथांतर लैम्बडा है। तो यहाँ पर समान अनुपात में होने के कारण यहाँ पे लैम्बडा बनेगा, सेंटर पॉइंट है, आधा भाग होगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ पथांतर लैम्बडा बाई 2 होगा, और यहाँ पथांतर लैम्बडा होगा। वापस से ध्यान देने वाली बात है, एक बार वापस देखते हैं। हमने बिंदु A से इस रेखा पर लंब डाला जो बिंदु M पर मिला, और हमने माना पथांतर, मान लिया पथांतर लैम्बडा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये दूरी अगर लैम्बडा के बराबर है, तो सीधी सी बात है कि ये त्रिभुज में ये दूरी लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगी, और ये दूरी 0 के बराबर। यहाँ पे तो कोई तरंग आगे बढ़ी नहीं, इसलिए कोण कितना है, 0 है। अब इसमें साइन थीटा लगाते हैं। प्रथम स्थिति है साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लंब है हमारे पास डेल्टा x या लैम्बडा लिख सकते हैं, और कर्ण है हमारे पास A के बराबर, AB के बराबर। ऐसा लिखा जा सकता है थीटा का मान अत्यल्प हो, अत्यल्प का मतलब बहुत छोटा हो। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, तो थीटा का मान 0 है, जो मान थीटा का होगा वही मान साइन थीटा का होगा। तो अत्यल्प हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन A। ये हमारे पास प्रथम निम्निष्ट की स्थिति प्राप्त होती है, प्रथम
निम्निष्ठ। ये हमारे पास प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त होती है। अब इसके आगे हम द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हमने इसको बड़े ध्यान से अगर समझा है तो हमें द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। देखते हैं, ये हुई प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति। अब हम यहाँ पे द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल वैसे ही द्वितीय निम्निष्ठ, फिर से देखें, जो निम्निष्ठ है वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम होगी, इसलिए अंधेरे जैसी स्थिति होगी, तो इसको हम निम्निष्ठ नाम से पुकार रहे हैं। और यही चीज़ व्यतिकरण में होती तो हम इसको काली फ्रिंज कहते या अदीप्त फ्रिंज कहते, जहाँ रोशनी नहीं है। तो तरीका वही है हमारे पास। ये हमारे पास सिंगल स्लिट है, नाम हमने ए बी रखा था। यहाँ से विवर्तित प्रकाश पुंज इस दिशा में आगे बढ़ा। यहाँ पर विवर्तित तरंगाग्र, विवर्तित तरंगाग्र के सभी बिंदु। यहाँ पे इस बार हम इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। पिछली बार हमने यहाँ पे इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो 2 बराबर भागों में डिवाइड किया तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त हुई। इस बार हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे ये जो स्थिति लैम्बडा की प्राप्त हुई है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2 लैम्बडा प्राप्त हो। ये भी बात समझने की है कि ये निम्निष्ठ आया कैसे। भाई हम इसको निम्निष्ठ क्यों बोल रहे हैं? निम्निष्ठ बोलने का एक कारण है कि ये जो बिंदु है, ये वाला, इसके संगत कोई न कोई बिंदु यहाँ पर ज़रूर होगा। ये जो बिंदु है उसके संगत ये वाला बिंदु है। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो λ/2 है। देखते हैं, इन दोनों के बीच का कलांतर 0 और λ/2 है, तो माइनस किया λ/2 माइनस 0 इज इक्वल टू λ/2। तो कलांतर λ/2 होने से विनाशी व्यतिकरण जैसी स्थिति बनेगी और वहाँ पे रोशनी नहीं होगी। इसमें और इसमें देखें तो ये लैम्बडा है और ये है λ/2। ये लैम्बडा और ये λ/2। अगर लैम्बडा माइनस λ/2 किया जाए तो इसके अंदर फिर से पथांतर जो होता है वो λ/2 होगा, और λ/2 पथांतर होने से फिर से विनाशी व्यतिकरण जैसी स्थिति बनेगी और फिर से अंधेरा होगा। ठीक ऐसी स्थितियां हमें यहाँ पे प्राप्त होनी है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।